जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो बीमारियां हैं वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती हैं। अगर हम मानसिक रूप से भी कमजोर हैं तो भी हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। कई बार मानसिक बल से भी बीमारियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आरोग्य मात्र शरीर एवं मन तक ही सीमित नहीं, जीवन का सही रूप में सदुपयोग बन पड़े, उसका समुचित लाभ और आनंद उठाया जा सके, इसके लिए स्वस्थता सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख आवश्यकता है। उसके बिना प्रगति पथ पर लंबी दूरी तक चला जा सकना तो दूर, उल्टे अनेकानेक त्रासदायक संकट खड़े होते रहते हैं। इन्हीं से निपटने में शक्ति चुक जाती है। ऐसी दशा में कोई ऐसा महत्वपूर्ण उत्पादन संभव नहीं हो पाता जो अपने या दूसरों के काम आ सकने का श्रेय प्राप्त कर सके। दुर्भाग्य इस बात का है कि स्वास्थ्य की महत्ता का आभास तब होता है जब वह हाथ से चला जाता है। इन तथ्यों से खोखले हो चुकने पर फिर पूरी तरह पूर्व स्थिति में पहुंच सकना भी संभव नहीं होता। कहा जाता है कि दान न देने के बाद परलोक में नरक मिलता है, पर इस तथ्य को यदि प्रत्यक्ष देखना हो तो अस्वस्थता को पाप माना और उसके कारण जिस प्रकार की व्यथा अपंगता में जीना पड़ता है, निकटवर्तियों की उपेक्षा जिस प्रकार बढ़ती है, उसे देखते हुए अनुभव किया जा सकता है कि नरक का छोटा किंतु प्रत्यक्ष रूप क्या हो सकता है। इस दृष्टि से अस्वस्थता को एक बढ़ा चढ़ा दुर्भाग्य और स्वस्थ रहने को सौभाग्य कहा जा सकता है। शर्त इतनी ही है कि स्वस्थता का सदुपयोग बन पड़े और दुष्प्रवृत्तियों में निरत होने से शरीर एवं मन को पूरी तरह से रोका जा सके। साधारणतः शारीरिक दुर्बलता और बीमारी से बचने को ही आरोग्य समझा जाता है। मांसलता, सुगढ़ता और समर्थता को आरोग्यजन्य उपहार माना जाता है, पर वस्तुतः बात इतनी छोटी और सीमित है नहीं। मन मस्तिष्क भी काया का ही एक अंग अवयव है। उसकी विचारणा, विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता भी समग्र आरोग्य की ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मान्यताएं, आकांक्षाएं, भावनाएं, आदतें इसी क्षेत्र की विभूतियां हैं। इनको भी अवांछनीयताओं से मुक्त होना चाहिए। दूरदर्शी विवेकशीलता को उथला नहीं होना चाहिए। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी का विकसित रूप ही मानसिक स्वस्थता का परिचायक है। लोभ, मोह और अहंकार को कुपित, बात पित्त, कफ की तरह अनिष्टकारी ही माना जाना चाहिए, जबकि लोग इस संबंध में उदासीनता और उपेक्षा ही अपनाए रहते हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि शारीरिक आरोग्य की तुलना में मानसिक संतुलन किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। बात इतने पर भी समाप्त नहीं होती। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक स्वास्थ्य भी उतना ही अधिक आवश्यक है। इन धाराओं के साथ भी जीवन का सुविस्तृत रूप जुड़ता है। शरीर सही हो पर मन विक्षिप्तों, अर्धविक्षिप्तों, सनकियों, उद्दंड, असभ्यों की स्थिति में रह रहा हो तो समझना चाहिए कि शरीर के निरोग रहते हुए भी समग्र स्वस्थता का लाभ और आनंद मिल सकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। आर्थिक स्वास्थ्य की महिमा भी कम नहीं है। शरीर और परिवार की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ परिश्रम पूर्वक कमाया हुआ धन होना चाहिए। उसका अभाव रहे तो अभावग्रस्त स्थिति में विक्षोभों के बीच घुटन भरे दिन गुजारने पड़ेंगे। दरिद्रता के साथ दीनता भी सहचरी बन जाएगी। पुण्य परमार्थ का प्रयोजन तो कदाचित ही बन पड़ेगा। अत्यधिक व्यस्तता, अस्त व्यस्तता, अभावग्रस्तता और महत्वाकांक्षाओं की आग में जलते हुए लोग शरीर रोगियों की अपेक्षा अधिक गई गुजरी स्थिति में होते हैं। इन सभी बातों पर दृष्टि रखने वाले आर्थिक स्वावलंबन और उस स्तर की समर्थता पर समुचित ध्यान रखने के लिए जोर देते हैं। पारिवारिक सुव्यवस्था भी आरोग्य का एक अविच्छिन्न अंग है। बड़ा परिवार यदि पारस्परिक मनोमालिन्य, असहयोग से ग्रसित हो, सभी को मनमर्जी चलाने और आपाधापी बरतने की लत पड़ी हो, तो फिर सहयोग के आधार पर क्रमिक विकास की ओर चल सकना संभव ही नहीं होगा। सहजीवन का आनंद किसी को भी मिल ना सकेगा। खाने सोने की सुविधा तो सरायों, धर्मशालाओं, होटलों में भी मिल जाती है। परिवार की आवश्यकता तो इसलिए पड़ती है कि उसमें आत्मीयता, सद्भावना, सेवा साधना और प्रफुल्लता, प्रसन्नता का आदान प्रदान परिजनों के बीच निरंतर चलता रहता है। जबकि मात्र भोजन, शयन जैसी सुविधाएं तो अन्य स्थानों में भी मिल जाती हैं। जेल खानों के कैदी और बाड़े में बंद जानवर भी शरीरगत सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, पर वहां परिवार का अभाव रहने से निवासियों को किसी आनंद की अनुभूति नहीं होती। अकेलापन उन्हें और बीमार कर देता है। घर परिवार को सर्वसाधारण के जीवन में उपलब्ध तपोवन कहा जा सकता है, जिसमें सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों को चरितार्थ करने का अभ्यास निरंतर करते रहना बन पड़ता है। अवांछनीयताओं का उन्मूलन अपने निज के व्यक्तित्व के उपरांत परिवार क्षेत्र में ही कर सकना सरल पड़ता है।
उस समुदाय पर दुलार के साथ साथ सुधार करने की भी पूरी पूरी गुंजाइश रहती है। संयुक्त परिवार अगले दिनों की अनिवार्य आवश्यकता बनकर रहेंगे। हर व्यक्ति स्त्री बच्चों को लेकर एक निजी परिवार बसाने और 1.5 चावल की अगली खिचड़ी पकाने 2.5 ईंट के महल जुटाने में सफल हो नहीं सकेगा। विश्व व्यवस्था परिवार के सिद्धांत को लेकर ही कम्यून सिस्टम पर बन या चल सकेगी। अस्तु शरीर और मन से एक कदम आगे बढ़ते ही आर्थिक और पारिवारिक स्वस्थता की आवश्यकता सामने आ खड़ी होती है। यह भी सभी के व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध है। आत्म परिष्कार और व्यक्तित्व विकास के लिए निजी क्षेत्र में इन सभी पर समुचित ध्यान देने और समग्र प्रगति का प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक क्षेत्र को जीवन की बहुमुखी गतिविधियों को सुविस्तृत क्षेत्र में कार्यान्वित करने का कार्य क्षेत्र कह सकते हैं। मनुष्य की संरचना सामाजिक प्राणी के रूप में हुई है। आदिम काल की अनगढ़ स्थिति से क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते आज के सुविधा संपन्न युग तक आ पहुंचने का श्रेय मनुष्य की बढ़ती हुई सहकारी प्रवृत्ति को ही दिया जा सकता है। यदि आदान प्रदान का एक ही क्षमताओं से दूसरे को लाभान्वित होते रहने का राजमार्ग न बना होता तो अन्य वन्य पशुओं की तरह उसे भी वैसा ही रहना पड़ता। वन मानुषों और नर वानरों से तनिक भी ऊंची अच्छी स्थिति उसे उपलब्ध न हुई होती। अभी वनवासी और घुमक्कड़ कबीले अपनी पिछड़ी हुई छोटी दुनिया में रहते और किसी प्रकार जीवित रहने के साधन हस्तगत कर पाते हैं। प्रगतिशीलता का दूसरा पक्ष सहकारिता है। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। निपट एकाकी सर्वथा व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरतावादी नीति अपनाकर एकाकी जीवन कदाचित ही कोई जी सके। यह समाज के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त क्षेत्र है। मछली सुविस्तृत जलाशय में ही प्रगति करती और सुखी रहती है। मनुष्य को भी सामाजिक आदान प्रदान के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती हैं। विषैले जलाशय की मछलियां मर जाती हैं या फिर कष्टपूर्वक विषैली होकर जीवन गुजारती हैं। सामाजिक अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति में भी सर्वसाधारण का जीवन दूभर हो जाता है। शांति, समृद्धि, प्रगति और प्रसन्नता के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए समाज में स्वस्थ परंपराओं का प्रतिपादन करना, उन्हें समर्थ समुन्नत बनाना कठिन हो जाता है। प्राचीन काल के साधु, ब्राह्मण, परिव्राजक इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निरंतर जुटे रहते हैं। शासन का नियंत्रण, दंड विधान भी इसी हेतु गढ़ा और खड़ा किया गया है। सामाजिक वातावरण अपने प्रभाव क्षेत्र के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हर नागरिक को समाज की सुविधाओं में समुचित योगदान देते हुए अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। समग्र सर्वांगपूर्ण स्वस्थता का लाभ लेने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक स्वस्थता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु समुचित प्रयत्न करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम सिर्फ अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो भी हम स्वस्थ नहीं हो सकते अगर हम अपने आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक स्वस्थता की ओर भी ध्यान नहीं देंगे। तो हमें सभी स्तर पर प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।